याद है एक बार तब मैं 10वीं या 11वीं क्लास में था। तो मैं जा रहा था स्कूटर लेके, तो वहाँ दुमाना नाका पे पुलिस वालों ने जो है वो रोका। तो उन्होंने बोला क्या नाम है तेरा, कहाँ जा रहा है? तो मैंने बोला मेरा नाम राम मोहम्मद है। तो उसने ज़ोर से थप्पड़ मारा मुझे। तो कहता ये नाम होता ही नहीं है, झूठ बोलता है, क्या बोलता है? तो वो एक मुझे सबसे तकलीफ़ देने वाला वो दिन था कि नाम की वजह से जो है वो मार पड़ी। तो लेकिन फिर जो इस समय रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तो मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी कि मैंने फ़लाँ डेट को 19 तारीख को फ़ी जमा करवा दी थी। तो ये एक एप्लीकेशन है, वोटिंग राइट मेरा जो है वो कट गया था पिछली बार, तो इस बार उसको कर लो। तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया, कहते मैं तो इस समय रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, अगला जो प्रधान चुना जाएगा उसको ये एप्लीकेशन देना। तो मैं सल्यूट करता हूँ मेरे फादर की सोच को, जिन्होंने 47 ईयर्स बैक ये नाम रखने की जो है वो हिम्मत रखी। और मैंने भी जो है आज तक ये एक बड़ा सुंदर सा एक्सपीरियंस है कि सामने लोग क्या बात करते हैं और पीछे से क्या बातें करते हैं। बिल्कुल, ये मुझे सुनने में इस नाम की वजह से महसूस हुआ। तो राम मोहम्मद उन्होंने अगर नाम रखा तो दोनों है तो परमात्मा के नाम। बिल्कुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अगर हम बात करेंगे समाज की और समाज में बैठे हुए ठेकेदारों की, कुछ ठेकेदार हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो आम लोगों को जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करते हैं। और हमारे आज के जो मेहमान हैं जिनसे हम आज बात करने वाले हैं, एडवोकेट राम मोहम्मद जी, इनको आप कैसे बांटोगे, इनसे बातचीत करेंगे और इनके नाम पे भी बात करेंगे। ये नाम कैसे इनका पड़ा, क्या कुछ हिस्ट्री है इसके पीछे की। राम मोहम्मद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। राम मोहम्मद जी, ये जो आपका नाम है काफ़ी यूनिक है, राम भी है और मोहम्मद भी है, इसके पीछे का राज क्या है? हम जो है हमारी फैमिली पीओके डिस्प्लेस्ड फैमिली है। हमारे दादाजी वहाँ से, दादाजी उनके और रिलेटिव्स जो हैं वो मीरपुर, गया ब्राह्मणा, पलंदरी जगह का नाम, वहाँ से जो है विस्थापित होके 47 में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए। तब जहाँ तक मुझे फादर साहब जानकारी देते हैं, बताते हैं कि उनका दो तीन साल के करीब जो है उनकी उम्र थी। तो ये जो नाम उन्होंने, आज मेरी उम्र 47-48 साल है, 47 ईयर्स बैक उन्होंने एक सेकुलर नाम जो रखा, वो जैसा वो बताते हैं वो ऐसा बताते हैं कि जब वहाँ पे पीओके से फैमिलीज़ जो आई हैं वहाँ से चले हैं, तो दादाजी हमारे जो हैं उनको जो जानकारी मिली जब वो ग्रोन अप हुए, यही जानकारी मिली कि एक कम्युनिटी के लोगों ने जो है उनको मार दिया था, काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करके, तो इकट्ठा जो है वो मार दिया था। उसके बाद जो फैमिली के बाकी जो लोग बचे, दादी थी, चाचा जी थे और जो लोग थे, तो उनको उसी कम्युनिटी के दूसरे किन्हीं लोगों ने बचाया भी था। तो अब फादर साहब की सोच ऐसी है, वो ऐसा मानते हैं कि बचाने वाला जो है उसको हम रिलीजन में नहीं गिन सकते, वो इंसानियत में गिन सकते हैं, उसको एक इंसान गिन सकते हैं, वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है। तो बचाने वाला जो है उसको हम इंसान ही कहेंगे। उसी लिए जो है उन्होंने शायद 47 ईयर्स बैक, जस्ट टू रिड्यूस ए गैप ऑफ थॉट्स बिटवीन कम्युनिटीज़, जो है उन्होंने मेरा नाम राम मोहम्मद रखा। मेरी सिस्टर हैं, उनका नाम उन्होंने मदीना काशी रखा। मदीना काशी जी, उनका नाम मदीना काशी और मेरा नाम राम मोहम्मद रखा। तो नाम के पीछे यही मैं कह सकता हूँ कि जो फादर साहब रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, तो उन्होंने ये नाम रखे हैं। 47 ईयर्स बैक की बात है कि एक उनकी कोशिश थी कि कम्युनिटीज़ के बीच में जो है वो गैप जो है वो इंक्रीज़ नहीं होने चाहिए, जबकि आज 2023 में हम देख रहे हैं कि रिड्यूस होने के बजाय इंक्रीज़ हो रहे हैं गैप्स, और सेकुलर जो है लोगों को जो है वो पीछे की ओर धकेला जाता है, जो कि इस समय अच्छा नहीं है, मैं ऐसा ही मानता हूँ। राम मोहम्मद जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से हमारे समाज में कुछ बैठे हुए ठेकेदार हैं जो सामाजिक ठेकेदार बनते हैं और कहीं ना कहीं समाज को बांटने की जो कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में,
दौर 2023 का है। आज से 47 साल पहले एक परिवार ने सोचा कि ये जो आपसी मतभेद हैं ये नहीं होने चाहिए। आज 2023 में हम जा रहे हैं। आज के समय में क्या हमें इन चीज़ों पे रहना चाहिए या डेवलपमेंट की ओर देखना चाहिए, हेल्थ को देखना चाहिए, अपना जो एजुकेशन को देखना चाहिए या बाकी सारी डेवलपमेंट को देखना चाहिए कि इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बंटना चाहिए जो ये ठेकेदार हमें बांटते भी हैं? मैंने जो है उर्दू भी पढ़ा, हिंदी भी जो है वो पढ़ लेता हूँ मैं, पंजाबी भी पढ़ लेता हूँ और अलग अलग रिलीजियस बुक्स भी जो है वो मैंने पढ़ी हैं। मैंने नहीं देखा किसी भी धार्मिक किताब में ऐसा लिखा हो कि नफ़रत फैलाना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए या चोरी करना चाहिए, ऐसा किसी में नहीं लिखा है। सभी रिलीजन्स की जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं उनके पढ़ने के बाद जो है मैं ये कह सकता हूँ कि सभी धर्म ईमानदारी के रास्ते पे चलने के लिए बोलते हैं, नफ़रत ना करने के लिए बोलते हैं। ये जो लड़ाई झगड़ा मार दाड़ धोखेबाजी है, ये जो है किसी किताब में नहीं बोला गया है, किसी ग्रंथ में नहीं बोला गया है कि ऐसा करना चाहिए। हाँ, इस समय का जो समाज है ये मॉडर्नाइजेशन तो हुई है। जैसे मैं मॉडर्नाइजेशन की बात करूंगा कि इस समय हम बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, लेकिन डिजिटल फ्रॉड्स कितने हो रहे हैं। बिल्कुल। जहाँ किसी चीज़ के यूजेस हैं तो अब्यूजेस भी हैं। अब्यूजेस रोकने का जो है, मैं कंक्लूड करूंगा इस बात को कि अब्यूजेस रोकने का कोई सोर्स नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है। इस समय सबसे ज़्यादा जो है लोगों को भरोसा होता था कि हम अदालत जाएंगे तो वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, हम मीडिया में बात उछालेंगे तो हमें जो है वो इंसाफ मिलने की उम्मीद होगी या इंसाफ मिलेगा। आज ये जो थर्ड और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आम जनता का, लोगों का, सभी धर्म के लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। डिले ऑफ जस्टिस जो है, मैं डिनायल ऑफ जस्टिस भी कह सकता हूं। लोग कहते हैं कि ये तो डिनायल ऑफ जस्टिस है। अगर आपको थाना से राहत नहीं मिलेगी, अगर आपको अदालत से राहत नहीं मिलेगी, और राहत कब नहीं मिलेगी? जब चाहिए तब नहीं मिलेगी, वक्त पे नहीं मिलेगी। भूख किसी को आज लगी है, बीमार कोई आज है, ऑपरेशन किसी को करने की आज ज़रूरत है, तो 4 साल बाद थोड़े कर सकेंगे। तो ये है कि लोगों की जो है वो नाउम्मीदी ऐसे ही समाज के ठेकेदारों से, ऐसे ही चीज़ों को देखते हुए जो है वो लोगों को नाउम्मीदी हाथ लग रही है। और ये जो लूट जो है, डिजिटल लूट चल रही है, हम क्राइम ब्रांच में जाते हैं या वहाँ पे एप्लीकेशंस देते हैं तो वो कहते हैं ये पकड़ा ही नहीं जाएगा, इसका सर्वर यहाँ नहीं है, इसका कंट्रोल यहाँ नहीं है। तो ये अब्यूजेस जो हैं वो बंद होने चाहिए। ये सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर का जो है ऐसे ही लोग माइग्रेशन की वजह से, मिलिटेंसी की वजह से, एजुकेशन अच्छी ना होने मिल पाने की वजह से लोग आके अलग अलग जगहों पे रुके हुए हैं, बसे हुए हैं। तो इस समय जो है अपने अधिकारों के लिए पूरा जम्मू कश्मीर लड़ रहा है, सड़कों पर है, लेकिन इंसाफ की कोई उम्मीद दिखती नहीं है। जब तक ना चुनी हुई सरकार यहाँ के लोगों की हो, तब तक जो है इंसाफ की उम्मीद मैं तो समझता हूँ हम नहीं कर सकते हैं कि टाइम पे इंसाफ मिलेगा। तमाम जी, अगर बात करें आपके बचपन की, जवानी की, कहाँ पे बचपन बीता, जवानी, स्कूलिंग, और ये नाम, कहीं पे आपको नाम में दिक्कत आई कि राम मोहम्मद, मतलब आप देखते हैं जब हम लोगों के बीच में जाते हैं काफ़ी सारी परेशानियों से दो चार भी होना पड़ता है, आपको कभी कोई दिक्कत आई? नाम जो है, पहले जो है मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है वो पखियाँ से हुई। 8th तक जो है वो मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद 9th में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दुमाना में 1 साल मैंने पढ़ाई की। उसके बाद दीवान बद्रीनाथ में जो है 10th 11th 12th जो है मैंने वहाँ से किया। ग्रेजुएशन मैंने साइंस कॉलेज से किया। फिर उसके बाद लॉ जो है डोगरा कॉलेज से किया। मतलब बाहर कहीं से नहीं, जम्मू में ही मेरी एजुकेशन हुई। लेकिन नाम की वजह से जो है वो काफ़ी बार जो है मुझे ये महसूस करना पड़ा। सबसे पहली बात जो है, मेरे 2-3 जगह जो है शादी से पहले जब एंगेजमेंट्स हुई तो उनको पता चला, तो उन्होंने कहा वी कांट फेस सोसाइटी कि ऐसा नाम। तो उस वजह से जो है वो मेरा एंगेजमेंट होते होते जो है वो रुक गई। ऐसे भी क्लास फेलोज़ या टीचर्स कई बार जो है सोशल मीडिया में भी लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि जिनको मैं बोलना भी पसंद नहीं करूंगा, तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन
एक तरफ ये है बातें कहना, एक दूसरे को अलग अलग तरह की टिप्पणियां करना, और वहीं पे ये छोटे लेवल पे है। बड़े लेवल पे आप देखें तो बड़े आराम से एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के शादियां हो रही हैं, विवाह हो रहे हैं, बड़े क्लोज रिलेटिव्स हैं। यहाँ काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं मैंने देखी कि और ख़ासकर ये पीओके से जब डिस्प्लेस्ड हुए, अगर मदर वहाँ पे रह गई तो वहाँ पे उसने घर बसाया, वो मुस्लिम के साथ मैरिड हुई तो वहाँ के बच्चे मुस्लिम हैं, और उन्हीं में से कुछ एक दो बच्चा जो पहले था तो वो यहाँ पे साथ कोई लेके आ गया तो वो हिंदू हैं। मतलब ये दूरियां जो हैं अपनी निजी स्वार्थ के लिए जो है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं समय समय अनुसार। बाकी जो है ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे नफ़रत के फैलाने वाले जो हैं उन पर कानूनी रोक होनी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिन्होंने जैसे कानून जो बनाने चाहिए तो वैसे कानून बन ही नहीं रहे। फ़ायदे वाले बिजनेस वाले वो कानून बना लेंगे, वो कानून तोड़ लेंगे जिससे कुछ ना कुछ हासिल होगा। वो चाहे मूवेबल प्रीशियस थिंग्स हैं या इमूवेबल हैं, उसके लिए कानून बन जाएंगे, लेकिन जनता के हित में जो है वो कानून ही नहीं बन रहे। क्या ज़रूरत है ऐसा कोई वो कानून बनाने की या रोक बनाने की कि आम आदमी जो है वो नेचुरल सोर्सेज से पत्थर ना उठा सके, बजरी ना उठा सके, रेता ना उठा सके अपने घर के पास। तो ये एक जुल्म जो है वो उम्मीद करते हैं चुनी हुई सरकार जब होगी, रीजनल पार्टीज़ की सरकार होगी, तो फिर जाके जो है उम्मीद हो सकती है कि इंसाफ हो, लोगों के हक के लिए कानून बने। बस यही एक उम्मीद है। जैसा मैं देखता हूँ इस समय जो है एजुकेशन पॉलिसी भी जो है, मैं अबव पॉलिटिकल, अबव रिलीजियस ग्राउंड के होके ये महसूस करता हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी बार हमने एप्लीकेशंस दी, ऑफिसर्स के साथ ये बात शेयर की कि हिंदी और उर्दू, अभी 8th क्लास की डेट शीट निकली है इस समय, हिंदी और उर्दू का पेपर सेम डे है, एक ही दिन हिंदी ऑब्लिक उर्दू लिखा हुआ है। जो हिंदी पढ़ता है वो उर्दू का पेपर ही नहीं दे सकता 8th में, और जो उर्दू पढ़ता है वो हिंदी का पेपर ही नहीं दे सकता। कहने का मतलब हमने सारा, मैंने तो उर्दू पढ़ा था, वो घर में फादर साहब ने एडिशनल ऐसे ही जानकारी के लिए उर्दू और पंजाबी मैंने पढ़े। अखबार में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ, लेकिन पटवारियों का लिखा हुआ कई बार थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता है, या और फ्लुएंसी में लिखा हुआ मुश्किल होता है। अखबार में पढ़ लेता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे उर्दू के लिए ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ता है। अगर बच्चों को अलाउड हो कि आप हिंदी का पेपर दें तो एडिशनल पेपर जो है आप उर्दू का दे सकते हैं, जो देना चाहता दे। लेकिन इन्होंने पाबंद किया हुआ है, ये पाबंदी ही हुई ना। एक ही दिन आपने हिंदी का, और उसी दिन या आपको हिंदी पढ़नी है तो उर्दू छोड़ना पड़ेगा, उर्दू का पेपर देना है तो आपको हिंदी छोड़ना पड़ेगा। ये सरासर गलत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये, मुझे लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल सोची समझी कोई साजिश रहती है कि एक खिता के लोग जो हैं सिर्फ उर्दू पढ़ पाएँ, दूसरे खिता के सिर्फ हिंदी पढ़ पाएँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर मैं आज के इंटरव्यू में सबसे खास यही बात बोलूँगा कि ये जो हिंदी और उर्दू का ये सू मोटो कॉग्निजेंस लेके तो किसी भी को भी ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह समझ के मेरी इस स्टेटमेंट को तो इसका सोल्यूशन करना चाहिए कि ये एडिशनल 8th क्लास में जब बच्चे को हम मजबूर करेंगे कि या आप हिंदी पढ़ो या उर्दू पढ़ो, या एक का पेपर होना ही नहीं है, तो वो गलत है। बिल्कुल, हिंदी के साथ उर्दू भी पढ़ सकता है, उर्दू के साथ हिंदी भी पढ़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी रिसेंट डेट शीट निकली और 2-4 बार हमने एप्लीकेशंस दी, ऑफिसर्स को बोला, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बोला कि ये गलत है, बट पता नहीं कहाँ से इनको क्या प्रेशर है कि पूरे का पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दिया, या आप हिंदी पढ़ो तो या उर्दू पढ़ो। एडिशनल होना चाहिए। और 8th में जब मान लो 7th तक बच्चा पढ़ता रहा तो 8th में जब वो पहुंचा तो उसका पेपर ही नहीं हुआ, सेम डे है हिंदी और उर्दू। तो ये सरासर गलत है मेरी समझ में, और इसका बदलाव जो है वो होना चाहिए। जी मोहम्मद जी, अगर बात करें हम आपकी वकालत के दौरान, क्या कभी आपको कोई दिक्कत परेशानी फेस करनी पड़ी इस नाम को लेकर के? जिस तरह से आपने कहा कि एंगेजमेंट तक में दिक्कत हो रही थी, तो वकालत में भी मतलब हुआ कुछ? देखिए, मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे फादर की सोच को, जिन्होंने 47 ईयर्स बैक ये नाम रखने की जो है वो हिम्मत रखी। और मैंने भी जो है आज तक, ये एक बड़ा सुंदर सा एक्सपीरियंस है
कि सामने लोग क्या बात करते हैं और पीछे से क्या बातें करते हैं। बिल्कुल ये मुझे सुनने में इस नाम की वजह से महसूस हुआ। तो राम मोहम्मद उन्होंने अगर नाम रखा तो दोनों हैं तो परमात्मा के नाम। बिल्कुल रिलीजन्स जो हैं वो मैन मेड है, बाउंड्रीज जो हैं वो मैन मेड है। तो हर किसी को हक है, बहुत से लोग जो हैं वो रिलीजन अपना चेंज करते हैं। तो ये एक फेथ है, मानना है। तो एक सेकुलर उन्होंने मेरा नाम रखा और यहाँ पे जो है, यहाँ पे काफ़ी मुझे बातें सुनने को मिली। मैं उनको बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कोई अच्छी बात बोले वो हमें ले लेनी चाहिए। तो जो नफ़रत वाली बात कोई बोले उससे कुछ सीखना चाहिए। तो हाँ, आज तक जो है वो इस नाम को लेकर मैं जो है फेस भी किया है, दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन अबव रिलीजन होके सोचने वाले इंसानियत पसंद लोगों ने इसको प्रेज भी किया, इसको प्रेज भी किया है। जिन्होंने प्रेज किया है मैं उसको जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। जिन्होंने अलग अलग तरह की अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, अबव रिलीजन होके वो भी कभी सोचें। बिल्कुल बिल्कुल सद्बुद्धि दे। बच्चों ने कभी नाराज़गी जताई कि पापा एक कैसा नाम दादाजी ने रख लिया? बड़ा बेटा है मेरा, उसका नाम मैंने कबीर रखा है। तो उसको भी जो है वो बच्चों के ज़रिए या समाज के कुछ लोगों के ज़रिए जो है कभी कभार ऐसी बातें बोली जाती हैं कि ये नाम क्या है, आपकी दादा मुसलमान होंगे या दादी मुसलमान हो गया तब दो ऐसा किया है, या इनमें से हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। तो मैं उनको बच्चों को जो है बताता हूँ। मैंने बच्चों को ये भी बताया है कि अगर ज़िंदगी रही तो हमारी एक ऐसी कोशिश रहेगी कि एक जगह ऐसी बने जिसको हम सर्वधर्म स्थल के नाम से जानें, जहाँ एक मस्जिद हो, जहाँ एक गुरुद्वारा हो, जहाँ एक चर्च हो और बौद्ध जैन रिलीजियस बुक्स हों, या वो ऐसी प्लेस हो कि हर धर्म का जो है वहाँ पर लर्निंग हो सके और उसका नाम जो है सर्वधर्म स्थल हो। ऐसा मैं ड्रीम करता हूँ। अगर ईश्वर ने ज़िंदगी दी तो कोशिश करेंगे वो बनाने की। और पहले एक बार जो है ये एक फाउंडेशन स्टोन, एक बार उस समय डॉक्टर रमेश जी नशहरा वाले वो मिनिस्टर थे, जहांगीर मीर जी थे, और भी समाज के सारे धर्मों के लोग वहाँ पे शामिल हुए थे। तो हमने इस आइडिया को ऐसा किया था, डिस्कस किया था, फाउंडेशन स्टोन उसका रखा था। तो वो सुप्रीम पावर की इजाज़त हुई, समय हुआ, तो वो एक सर्वधर्म स्थल जो है वो एस्टेब्लिश करने की, बनाने की मैं कोशिश करूँगा, बाकी साथियों के सहयोग के, आपके सहयोग से, साथियों के सहयोग से। राम मोहम्मद जी, अगर हम बात करें सुबह की शुरुआत, आज जिस तरह से हम सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आपकी सुबह की शुरुआत कैसी होती है? मेरी सुबह की शुरुआत जो है वो, मेरा घर मिश्रीवाला में ऐसी जगह है कि वहाँ गुरुद्वारा में जो मॉर्निंग में लाउड स्पीकर के थ्रू वो आवाज़ वहाँ पे पहुँचती है। एक मंदिर भी है, उसमें भी जो अपना वो लाउड स्पीकर के ज़रिए आवाज़ पहुँचती है। और वहाँ एक मस्जिद भी है घर से थोड़ा दूर, उसमें भी जो है वो आवाज़ वहाँ पहुँचती है। तो तीनों तरह की जो है वो आवाज़ें सुनकर मेरी सुबह की शुरुआत होती है। सुबह सैर वगैरह कभी करने जाते हैं तो तीनों जगह जो है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उनके आसपास का राउंड होता है, लोग मिलते हैं अच्छी तरह से, और भाईचारा जो है लोगों का बड़ा अच्छा है। ये कुछ चंद लोग जो हैं नफ़रत फैलाने वाले या इंसानियत के दुश्मन कहूँगा, वो जो है अपने मुफाद के लिए, फ़ायदों के लिए इन चीज़ों को सुलगाते हैं, भड़काते हैं। अदरवाइज़ जो है वो कोई भी लड़ना नहीं चाहता है, सारा समाज जो है एकजुट होकर रहना चाहता है। और मेरी सुबह की शुरुआत जो है वो, मैंने बताया कि जहाँ मेरा घर है, मुझे तीनों जगह की जो है वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। साथ में ही साहिबंदगी आश्रम है, वहाँ भी जो है लोगों के साथ मिलना जुलना उनके साथ भी रहता है।
बस इसी तरह से है। बिल्कुल। रामा, मुझे ज़िंदगी में कभी इस 47 साल की उम्र में कभी अफसोस हुआ, मतलब कोई गुस्सा, गम इस तरह का हुआ कि ये ना होकर और कुछ होता तो ज़्यादा बेहतर था, जब लोगों की नेगेटिव बातें या सोच को सुना या किसी के द्वारा सुनने को मिला? मुझे याद है एक बार तब मैं 10वीं या 11वीं क्लास में था, तो मैं जा रहा था स्कूटर लेके, तो वहाँ दुमाना नाका पे पुलिस वालों ने जो है वो रोका। तो उन्होंने बोला क्या नाम है तेरा, कहाँ जा रहा है? तो मैंने बोला मेरा नाम राम मोहम्मद है। तो उसने ज़ोर से थप्पड़ मारा मुझे। तो कहता ये नाम होता ही नहीं है, झूठ बोलता है, क्या बोलता है? तो वो एक मुझे सबसे तकलीफ़ देने वाला वो दिन था कि नाम की वजह से जो है वो मार पड़ी। तो लेकिन फिर भी मैं आज भी समझता हूँ कि इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यही बात मैं कहना चाहूँगा इस पर। आज का जो दौर चल रहा है, किस ओर जा रहे हैं हम? किस ओर जा रहे हैं ये मुझे याद है। एक बार मैं डोगरा लॉ कॉलेज में था, तो एडवोकेट मोनिका कोली हमें पढ़ाती थी। तो उन्होंने पूछा, जैसे आपने पूछा कि किस ओर जा रहे हैं, तो तब उन्होंने मेरे से पूछा था कि पुलिस की पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं। तो मैंने बोला जो किताबों में लिखी हैं वो हकीकत में नहीं है, और जो हकीकत में है वो किताबों में नहीं लिखी है। तो इस दौर के बारे में भी जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, या जो होना चाहिए, जो है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं है तो तब तक मैं कहूँगा हम किसी ओर नहीं बढ़ रहे। इस समय के जो मैं डिमोलिशन की बात करूँगा इस समय जो है। जी जी। मैं एक दिन सुन रहा था राष्ट्रपति हमारी देश की, वो किसी सभा को, लोगों को एड्रेस कर रही थी। तो वहाँ पे जुडिशरी के ऑफिसर्स भी थे, बहुत से लोग थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों हमें ऐसी चीज़ें, ज़रूरतें पड़ रही हैं कि हम जेलें और बना रहे हैं, हम इन लोगों के लिए हैं। मैं उसका एग्जांपल दूंगा जेलें की, कि अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली वाला रेता बजरी लेके जाता है अपना घर बनाने के लिए, गरीब आदमी, तो उसको हज़ारों रुपए फाइन, वो भर नहीं सकता। गाड़ियां सड़ गई लोगों की, थाना में पड़ी पड़ी, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं बोलता। हम पढ़ते हुए पढ़ते थे उसको कि सू मोटो कॉग्निजेंस होता है ऐसी चीज़ों का, वो भी अब देखने को कहीं नहीं मिलता। अदालतों के ज़रिए भी जो है वो सियासी लोग सियासी फैसले हासिल कर लेते हैं, और वो लोगों पर एक जुल्म का ज़रिया बन जाता है। जम्मू में खासकर हम बात करें, माइग्रेशन हुई अलग अलग इलाकों से, हिंदू लोग भी आके बसे, बिल्कुल, मुस्लिम भी आके बसे, बिल्कुल, सिख भी काफ़ी सारे अपने घर छोड़ के आए, क्रिश्चियंस का भी इक्का दुक्का हैं, और धर्मों के लोग भी हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जब कागज़ ज़मीन का टुकड़ा वो खरीदा, तो यहाँ कानून के तहत वो गिरदावरी उनकी पोजीशन रिकॉर्ड में दर्ज थी। उसी के मुताबिक जो उस समय का एफिडेविट पे सेल परचेज होती थी, उन्होंने फीस लगा के वो परचेज किया। बिल्कुल। तो अब कोई बिहार से उठ के या कर्नाटका से उठ के, जिसको जानकारी ही नहीं है, यहाँ आके ऐसा फरमान जारी करे कि तोड़ दो, उसमें लोगों को, अगर सारे लोग अदालत में नहीं ना जा सकते, नहीं जा सकते, बिल्कुल। लोगों को एक दिहाड़ी मजदूर की टूट जाए ना तो वो परेशान हो जाता दूसरे दिन क्या खाना है। तो यहाँ कोर्टों में आके सालों साल उनमें से लोग आके तो इंसाफ की गुहार भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमारे
जुडिशियल सिस्टम को देखना पड़ेंगी। जम्मू या J&K में अगर पंचायत चुनाव हो सकते थे, BDC हो सकते थे, DDC हो सकते थे, तो क्या असेंबली इलेक्शन नहीं हो सकते थे? गैर कानूनी तरीके से ऐसा किया हुआ जुल्म, इसका अंत कभी ना कभी होता है। समय अगर मुगलों का नहीं रहा, फिर उसके बाद जो आए उनका नहीं रहा, उसके बाद जो आए उनका नहीं रहा, रहना इनका भी नहीं है। जुल्म जब जब बड़ा है, तब तब जो है इंसाफ भी किसी तरीके से होने की कोई उम्मीद जगी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो पुरानी सरकारें थी, पुराने समय के कानून थे, तो आज आके कोई बोल दे कि सारे कानून वो रद्दो बदल कर दिए, तो उससे जनता का बहुत नुकसान होगा। तो सभी धर्मों के लोग जो हैं आज की डेट में परेशान हैं, सड़कों पर हैं। बहुत मुश्किल समय, मुश्किल दौर ये जम्मू कश्मीर में जो है 2023 का आया है। चलो उम्मीद करते हैं सुप्रीम पावर कभी ना कभी जो है ऐसा कुछ हो, कोई बदलाव हो कि लोग एकमत होके सरकार जो है वो चुनने का इनको मौका तो मिले। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, कोविड के टाइम रेस्ट्रिक्शंस की बात करें, तो आंखें मूंद के हम नहीं रह सकते हैं। जो आज भी जो बोलते हैं, किसी के पीछे ID, किसी के CBI, किसी को झूठी शिकायत, यहाँ तो मैंने देखा झूठे रेप केस लोग जो हैं वो बना लेते हैं। तो आज बोलने से इंसान डरता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू स्पीच जो है वो सिर्फ एक पार्टी की नहीं, जैसे कि कई बार हम ऐसा महसूस होता है कि जो झूठी पार्टी में है सिर्फ वही राष्ट्रवादी है, बाकी जो हैं वो एंटी नेशनल हैं। ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर एक पार्टी में जाओगे, वहाँ जी वो लोग जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं, बाकी सारे एंटी नेशनल हैं। ऐसा बोलना ही गलत है और ये सुधार होना चाहिए। इंसाफ की उम्मीद करते हैं इसी, और लोगों की जो है सुनवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं होगी। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन भी कब जो है, इलेक्शन कमीशन ऐसे जो है तो अगर पंचायत के हो सकते थे, DDC के हो सकते थे, BDC के हो सकते थे, तो ये भी करवा लेने चाहिए थे। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जो है वो उस पर भी ज़रूर आएगा और जल्द से जल्द ये इलेक्शन होने चाहिए। राम मोहम्मद जी, इलेक्शंस की बात चल ही रही है। अभी हम हाई कोर्ट में बैठे हैं और J&K हाई कोर्ट बार के भी इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं। किस तरह का उत्साह है, उमंग है, खुशी है? देर से ही सही इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। बार एसोसिएशन जम्मू का जो इलेक्शन हो रहा है, ये भी एक, यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी जैसे मैं अभी गया था, मैंने पिछले महीने 19 फरवरी 2023 को अपनी मेंबरशिप फीस ड्यू यहाँ पे जमा करवाई। तो लास्ट टाइम मैं चंडीगढ़ था, किसी वजह से पर्सनल में यहाँ आके तो एप्लीकेशन नहीं दे पाया था, तो मेरा इन्होंने वोटिंग राइट जो है यहाँ पे ख़त्म किया था। तो आज भी प्रधान जी से मिला हूँ, बार एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट जो इस समय रिटर्निंग ऑफिसर हैं। तो मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी कि मैंने फलां डेट को 19 तारीख को फ़ी जमा करवा दी थी, तो ये एक एप्लीकेशन है, वोटिंग राइट मेरा जो है वो कट गया था पिछली बार, तो इस बार उसको कर लो। तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया, कहते मैं तो इस समय रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, अगला जो प्रधान चुना जाएगा उसको ये एप्लीकेशन देना। तो फिर भी जो है मेरे साथ एडवोकेट वीर रणछोड़ थे, तो वो एप्लीकेशन में वहाँ पे दे के आया था। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। यहाँ भी बड़ी अजीब तरह की वो है, लास्ट टाइम भी जो है एक बार वोटिंग राइट का इशू था। तो ये एक मज़ेदार कहानी है, किसी दिन डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि दिस इज़ नॉट राइट टाइम टुडे, क्योंकि अलग अलग कंटेस्टेंट्स ने जो है वो अपना अपना नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है। तो फिर किसी दिन इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मुझे क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए, आवाम के लिए, जो लोग इस तरह के समाज के ठेकेदार बन करके जो हैं आपसी
जो दरारें डालते हैं, खाइयाँ जो हैं एक दूसरे मज़हब के बीच में बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं लोग फंस भी जाते हैं, क्या एक मैसेज रहेगा आपका? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी पढ़ाई की बहुत सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर वो अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएंगे, पढ़ाई पे जोर दे देंगे, तो पढ़े लिखे होंगे तो हर अच्छाई और बुराई को समझ लेंगे। पढ़ाई में कमज़ोरी रह गई, आप अगर अच्छी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को नहीं पढ़ पाते हैं, ख़ासकर अपनी मदर टंग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हम अधूरे हैं। तो अच्छी पढ़ाई ही जो है वो एक आंखों की रोशनी की तरह है कि अच्छी अगर आपकी पढ़ाई नहीं है तो उसके बिना अच्छे बुरे में आप फ़र्क नहीं पता कर सकेंगे। बहुत अच्छी पढ़ाई होगी तो सब कुछ जो है ठीक होगा। इस समय की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि अच्छी एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। एजुकेशन पे उतना जोर ही नहीं दिया जाता है। मैं सिंपल सी उसकी एक एग्जांपल दूंगा। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले सिंगल स्टूडेंट का एक मंथ का खर्चा मेरे हिसाब से 10,000 से लेकर 12,000 तक सरकार को पड़ता है। 10,000 से 12,000 तक एक सिंगल स्टूडेंट का खर्चा पर मंथ जो है सरकार को पड़ता है। तो आउटपुट क्या है? प्राइमरी स्कूल लगभग जो है उनमें स्ट्रेंथ है ही नहीं। मिडिल स्कूल में थोड़ा सा होगा, हाई स्कूल में थोड़ा और होगा, और हायर सेकेंडरी में तो मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे जाते हैं वो हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने 12th में बड़ी डिस्टिंक्शंस ली। अरे भाई, वो तो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए थे। जबकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। उनको कोई स्कॉलरशिप्स नहीं, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, उनको कोई राशन, उनको कोई किताबें, उनको कोई कुछ नहीं है। इस समय प्राइवेट स्कूल्स की हालत जो है जानबूझकर सरकार ने इतना खस्ता कर दिया है। मैं कह रहा हूँ 100 के करीब आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके होंगे, इतनी ज़्यादा वो है। तो इस पर भी जो है एजुकेशनिस्ट जो हैं उनको सोचना होगा। इसमें हमारे लॉयर्स को भी देखना होगा, जुडिशल सिस्टम को भी देखना होगा कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा यही रहेगा कि गरीब को, कमज़ोर को, दबे कुचले को अच्छी पढ़ाई की बड़ी ज़रूरत है। अच्छी पढ़ाई होगी तो सब कुछ आप समझ जाएंगे। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मेरे से कोई बोलने में कोई भूल चूक हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट राम मोहम्मद जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।